हाय एवरीवन। कॉन्सेप्ट कोचिंग क्लास की यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। लास्ट वीडियो में हमने जर्नल की थ्योरी को समझा था। आज हम सीखेंगे कि जर्नल एंट्री को किस तरह से पास किया जाता है। यहाँ पर मैंने कुछ ट्रांजेक्शन्स लिए हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं। वन बाय वन हम इन्हें सॉल्व करना सीखेंगे। पहले मैं बेसिक से स्टार्ट करती हूँ। मैंने जैसे आपको पहले बताया था कि जब भी हम जर्नल बना रहे हैं तो हमें एक प्रॉपर फॉर्मेट बनाना होगा जिसमें कि 5 कॉलम्स होंगे। यहाँ पर मैंने 5 कॉलम का एक फॉर्मेट प्रिपेयर किया है। फर्स्ट कॉलम है डेट का, फिर पर्टिकुलर्स का, देन लेजर फोलियो, डेबिट अमाउंट एंड देन क्रेडिट अमाउंट। यहाँ पर मैंने लिखा है इन द बुक्स ऑफ। इन द बुक्स ऑफ में उस फर्म का नाम लिखा जाता है जिस फर्म के लिए आप जर्नल एंट्रीज पास कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, यदि मैं मेरे फर्म मुस्कान एंड कॉर्पोरेशन के लिए जर्नल एंट्री पास कर रही हूँ तो यहाँ पर मैं इन द बुक्स ऑफ मुस्कान एंड कॉर्पोरेशन लिख दूंगी। दूसरी चीज़ मैंने आपको बताया था कि अकाउंट जो है वो डबल एंट्री सिस्टम पे बेस्ड है। एक चीज़ डेबिट होगी, एक चीज़ क्रेडिट होगी। तो आपको ये भी ध्यान रखना होगा कि हमारी जो एंट्री की ऊपर वाली साइड होती है वो डेबिट साइड होती है और नीचे वाली जो साइड होती है वो है हमारी क्रेडिट साइड। एक और चीज़ मैं आपको बता रही थी, वो ये है कि आप जब भी अकाउंट्स प्रिपेयर करते हैं तो आपको ये ध्यान में रखना होगा कि प्रोप्राइटर की और उसके बिजनेस फर्म की दोनों की ही एक अलग अलग आइडेंटिटी है। अगर हम ट्रांजैक्शन करते हैं किसी भी तरीके का, सामान को खरीदने का, सामान को बेचने का, तो वो प्रोप्राइटर के नाम से नहीं होगा, उसके फर्म के नाम से होगा। अब बिना टाइम वेस्ट किए हम जर्नल एंट्रीज को स्टार्ट करते हैं। हमारी फर्स्ट एंट्री है कमेंस्ड और स्टार्टेड बिजनेस विद कैश ₹5 लाख। कमेंस्ड और स्टार्टेड का मतलब होता है शुरू करना। पहले भी मैं आपको ये चीज़ बता चुकी हूँ कि बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले जो रिक्वायरमेंट होती है वो है कैपिटल की। यहाँ पर उन्होंने ट्रांजेक्शन यही दिया है कि आपने बिजनेस को स्टार्ट किया कैश से। तो हमारी जो फर्स्ट एंट्री है वो है कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। अब आपके माइंड में ये चीज़ आएगी कि यहाँ पे हमने कैश को डेबिट क्यों किया। हमने तो ये सीखा था कि कोई चीज़ आती है तो ही हमें क्या करना है, उसे डेबिट करना है, और कोई चीज़ जाती है तो उसे क्रेडिट करना है। तो आप यहाँ पर ये मत सोचना कि अरे मैं तो प्रोप्राइटर हूँ यहाँ पर, तो मेरे पास से पैसा गया है तो फिर मैंने कैश को डेबिट क्यों किया। यही चीज़ मैंने अभी आपको क्लियर करी है कि आप फर्म में एक एंट्री पास कर रहे हैं। फर्म में क्या हो रहा है, आप कैश को लगा रहे हैं। और दूसरी चीज़, कैश जो है फर्म के लिए असेट होता है और असेट हमेशा डेबिट बैलेंस होते हैं, इसलिए हमने यहाँ पर कैश को डेबिट किया है और कैपिटल को क्रेडिट किया है। ऊपर वाला साइड हमेशा डेबिट साइड होगा और नीचे वाला साइड हमेशा क्रेडिट साइड होगा। यहाँ पर मैंने A/C करके जो लिखा हुआ है वो है अकाउंट। अकाउंट को हम शॉर्ट में इस तरह से लिखेंगे और DR का मतलब है यहाँ पर डेबिट। जब भी हम क्रेडिट साइड में कोई चीज़ लिखते हैं तो वहाँ पर आगे की तरफ थोड़ा सा स्पेस छोड़ दिया जाता है और टू लगा दिया जाता है उस आइटम के आगे। इस तरीके से हम एक जर्नल एंट्री को पास करेंगे। कैश क्योंकि डेबिट में है तो इसका अमाउंट भी डेबिट कॉलम में लिखा आ जाएगा। वैसे ही कैपिटल क्रेडिट कॉलम में है, इसलिए हम इसका अमाउंट क्रेडिट में लिख देंगे। नीचे मैंने जो एक छोटी सी लाइन लिखी है उसे हम नरेशन कहते हैं। नरेशन ब्रीफ में हम छोटा सा एक ट्रांजेक्शन के बारे में डिटेल दे देते हैं कि ये ट्रांजेक्शन हमारा बेसिकली है किस चीज़ से रिलेटेड। और हमेशा ध्यान रखना है हमें कि जो नरेशन होगी वो बीइंग से ही स्टार्ट होती है। जैसे मैंने यहाँ पर लिखा है बीइंग बिजनेस स्टार्टेड विद कैश, बीइंग गुड्स परचेज। तो इस तरीके से नरेशन पास की जाती है। जब हमारी एक एंट्री पास हो जाती है तो आप एक लाइन ज़रूर ड्रॉ करें ताकि जब भी आप बहुत सारी जर्नल एंट्रीज को देख रहे हो तो उनको डिस्टिंग्विश करने में आसानी हो। अब हमारा जो नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है वो है परचेज गुड्स। मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगी कि जब परचेज और सेल्स के ट्रांजेक्शन्स आते हैं तो आपको ये बात ध्यान में रखना होगी कि ये या तो कैश में भी हो सकते हैं और क्रेडिट में भी हो सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि हम सामान खरीद रहे हैं या बेच रहे हैं तो उसे नकद में भी खरीद सकते हैं या बेच सकते हैं, और उधार में भी खरीद सकते हैं या बेच सकते हैं। तो हम किस तरीके से पहचानें कि जो हम सामान खरीद रहे हैं वो नकद में खरीदा है कि उधार में खरीदा है। तो अगर आपको एंट्री में सिंपल ये दिखे कि परचेज गुड्स, अगर कुछ भी क्लियर नहीं है यहाँ पर कि आपने कैश में खरीदा, क्रेडिट में खरीदा, तो आपको फिर सिंपल इस कंडीशन में यही मानना है कि आपने जो सामान खरीदा है वो कैश में ही खरीदा है। परचेज गुड्स इसका मतलब यही है कि आपने नगद में सामान खरीदा। फिर हम ये समझना होगा कि क्रेडिट की ट्रांजेक्शन हम कैसे पहचाने। तो आप नेक्स्ट एंट्री देखिए, परचेज गुड्स फॉर कैश फ्रॉम मोहन। यहाँ पर उन्होंने नाम दे दिया हमें मोहन। अब हमने सीखा है कि जहाँ पर भी नाम दिख जाए इसका मतलब हमें ये मानना है कि वो क्रेडिट का ट्रांजेक्शन है। पर आपको यहाँ पर समझने की ज़रूरत है कि यहाँ पर उन्होंने नाम तो दिया है आपको कंफ्यूज करने के लिए, क्योंकि यहाँ पर उन्होंने पहले ही क्लियर कर दिया है कि परचेज गुड्स फॉर कैश, कि आपने जो सामान खरीदा है वो कैश में खरीदा है, नगद में खरीदा है। तो यहाँ पर जो नाम दे रखा है उन्होंने मोहन का, वो सिर्फ और सिर्फ एक कन्फ्यूज़न के लिए दिया है। तो आपको बिना कंफ्यूज हुए इसकी एंट्री पास कर देना है। इन दोनों की ही सेम एंट्री पास होगी।
परचेज गुड्स एंड परचेज गुड्स फॉर कैश। अब यहाँ पर हम देख सकते हैं कि परचेज जो होती है वो हमेशा हमारी डेबिट होती है, क्योंकि परचेज करना मतलब हमारे पास सामान आएगा। और मैंने आपको पहले भी बताया है कि परचेज डेबिट इसलिए कर रहे हैं हम क्योंकि सामान आ रहा है, और यदि कोई भी चीज़ आती है तो हम उसे क्या करते हैं, डेबिट। तो अब यहाँ पर मैंने किया है परचेज अकाउंट को डेबिट, और क्योंकि मैं सामान परचेज कर रही हूँ, खरीद रही हूँ, उसके बदले में मेरे पास से क्या जाएगा, कैश जाएगा, तो मैं यहाँ पर क्रेडिट में लिख दूंगी टू कैश अकाउंट। अमाउंट में डेबिट का डेबिट कॉलम में लिख दूंगी और क्रेडिट का क्रेडिट कॉलम में लिख दूंगी। यहाँ पर मैंने छोटी सी नरेशन लिख दी है, बीइंग गुड्स परचेज्ड। जो थर्ड ट्रांजेक्शन था परचेज गुड्स फॉर कैश फ्रॉम मोहन, वो भी सिमिलर इसी तरह से ही होगा, उसकी भी सेम जर्नल एंट्री बनेगी, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, और यहाँ पर अमाउंट आ जाएगा। अब आपको यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना है, आपको ये चीज़ ध्यान में रखना है कि मोहन का नाम जो है यहाँ पर सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए दिया है, क्योंकि वो पहले ही बोल चुके हैं कि ये जो आपका ट्रांजेक्शन है वो कैश में हुआ है। अब हमारे जो नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है वो दोनों ही क्रेडिट ट्रांजेक्शन है। फोर्थ ट्रांजेक्शन है हमारा परचेज गुड्स फ्रॉम हरी फॉर क्रेडिट, और उसके बाद हमें ट्रांजेक्शन दे रखा है परचेज गुड्स फ्रॉम सुरेश। मैंने आपको अभी बताया कि जब भी आपको नाम दिख जाए तो आपको ये देखना है कि ये जो ट्रांजेक्शन है वो क्रेडिट का ही होगा। जैसे मोहन की केस में तो उन्होंने क्लियर कर दिया था कैश, तो हम समझ गए थे कि ये क्रेडिट का नहीं है, सिर्फ मोहन का नाम हमें कंफ्यूज करने के लिए दिया है। पर इस क्वेश्चन में उन्होंने ये भी कह दिया है कि आपने सामान भी क्रेडिट में खरीदा है, और किससे खरीदा है, हरी से खरीदा है, तो यहाँ पे आप कोई कंफ्यूजन का सवाल ही पैदा नहीं होता, क्योंकि पहले ही उन्होंने ये चीज़ बोल दी कि ये जो ट्रांजेक्शन है वो क्रेडिट का है। आपको हमेशा ध्यान रखना है कि परचेज जो है वो कभी भी अपनी जगह से नहीं हिलेगा। परचेज हमेशा डेबिट में आता है तो वो डेबिट में ही लिखा जाएगा। पर अब हम पैसा तो गया नहीं हमारे पास से, तो हम क्रेडिट में क्या लिखें, तो जिस भी पर्सन से हम सामान खरीद रहे हैं उसका नाम हम क्रेडिट में लिख देंगे, क्योंकि आज नहीं तो कल एक टाइम पीरियड के बाद हमें उसे पेमेंट तो करना ही होगी, हमारे पास से कैश तो जाएगा ही। तो जब तक हमारे पास से कैश नहीं जाएगा तब तक हम उस क्रेडिटर का नाम लिख देंगे। जैसे कि यहाँ पर उन्होंने हमें कहा था कि हमने जो सामान खरीदा है वो हरी से खरीदा है, अब पैसा गया नहीं है तो मैं कैश की जगह पर यहाँ पर हरी का नाम लिख दूंगी, और हरी जो है वो मेरा क्रेडिटर हो जाएगा। क्रेडिटर वो पर्सन होते हैं जिनको कि आपको फ्यूचर में पेमेंट करना होती है। आपको मेरे हिसाब से ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। जब भी हम एक लार्ज बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं तो उसमें बहुत सारी जर्नल एंट्रीज पास करना होता है। ऐसा पॉसिबल नहीं है कि एक ही पेज पर सारी जर्नल एंट्रीज आ जाए, आपको बैलेंस को फॉरवर्ड भी करना होता है। इसलिए अकाउंट्स में एक टेक्निक को अडॉप्ट किया गया है जो कि कहलाती है ब्रॉड फॉरवर्ड एंड कैरी फॉरवर्ड। सबसे पहले हम क्या करेंगे, डेबिट साइड और क्रेडिट साइड दोनों की टोटल लगा देंगे और इसको कैरी फॉरवर्ड करेंगे। कैरी फॉरवर्ड करना मतलब इसको आगे लेकर जाना या नेक्स्ट पेज पर लेकर जाना। जैसे कि नेक्स्ट पेज पर आप देख सकते हैं मैंने जो फर्स्ट हेडिंग दी है वो है टोटल ब्रॉड फॉरवर्ड। कैरीड फॉरवर्ड का मतलब नेक्स्ट पेज पर लेकर जाना, और ब्रॉड फॉरवर्ड का मतलब होता है कि हम नेक्स्ट प्रीवियस पेज की टोटल नेक्स्ट पेज पर लेकर आए हैं। अब जो हमारा नेक्स्ट ट्रांजेक्शन था वो था परचेज गुड्स फ्रॉम सुरेश ₹10,000। मैंने अभी आपको बताया था कि सुरेश है, नाम दे रखा है, मतलब कि कौन सा ट्रांजेक्शन होगा, हमारा क्रेडिट का ट्रांजेक्शन होगा। बस यहाँ पर भी सिंपल आपको क्या करना है, परचेज अकाउंट को डेबिट करना है, और कैश नहीं गया है तो यहाँ पर जो हमारा क्रेडिटर है सुरेश, उसका नाम हम लिख देंगे, और यहाँ डेबिट साइड और क्रेडिट साइड में इसका अमाउंट लिख दिया जाएगा। बस यहाँ पर आपको बस कैश और क्रेडिट इतना ही ध्यान में रखना है। अगर आपने ये चीज़ को ध्यान में रख लिया तो फिर आपके ट्रांजेक्शन्स कभी भी गलत नहीं होंगे। अब जो नेक्स्ट एंट्रीज आती हैं हमारी वो है सेल्स की। सबसे पहला जो एंट्री है हमारी वो है कैश सेल्स। अब एक चीज़ मैं आपको और बता दूं, जैसे परचेज हमारी डेबिट होती है क्योंकि सामान हमारे पास आ रहा है, सेल्स हमेशा हमारी क्रेडिट होती है क्योंकि सामान जो है वो जा रहा है। तो अब यहाँ पर उन्होंने जो ट्रांजेक्शन दिया है वो है कैश सेल्स। अब यहाँ पर भी क्लियर है, कैश मतलब नगद, किया आपने जो सामान बेचा है वो आपका किस में गया है, नगद में गया है। तो जैसे कि आप देखें यहाँ पर मैंने एंट्री जो पास की है, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स। अब सेल्स को मैंने अभी बताया आपको हमेशा क्रेडिट में लिखेंगे, तो मैंने सेल्स को क्रेडिट में लिख दिया है। अब क्योंकि मैं सामान बेचूंगी तो मेरे पास इन रिटर्न क्या आएगा, कैश आएगा, इसलिए मैंने कैश को डेबिट साइड में लिख दिया है। और अमाउंट मेरा ऐसा कैसे कि मैंने डेबिट और क्रेडिट साइड में लिख कर यहाँ पर मैंने छोटी सी नरेशन लिख दी है। आप सिर्फ इतना ध्यान रखें, परचेज डेबिट होगी और सेल्स क्रेडिट होगी। बस अगर एक कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाता है फिर सारी चीज़ें आसानी से बनने लगती हैं। अब जो नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है मेरा गुड सोल्ड टू महेश फॉर कैश। अभी मैंने आपको ये चीज़ बताई कि जब भी नाम दिखे आपको तो आपको क्या समझ जाना है कि ये क्रेडिट का ट्रांजेक्शन है।
पर यहाँ पर उन्होंने नाम तो दिया है, पर साथ ही साथ उन्होंने ये भी बोला है कि महेश को आपने सामान तो बेचा है पर आपने कैश में बेचा है। इसका मतलब यही है कि सेम ये मोहन वाले जैसा केस हो गया। यहाँ पर जो महेश नाम उन्होंने हमें दिया है वो सिर्फ कन्फ्यूजन के लिए दिया है। तो आपको बिना कन्फ्यूज हुए सिंपल एंट्री पास करना है कि मैंने सामान बेचा और मेरे पास पैसा आया। इसलिए यहाँ पर हम क्या कर देंगे, कैश अकाउंट को डेबिट कर देंगे और सेल्स अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे। सेल्स अकाउंट कभी अपनी जगह से नहीं हिलेगा, वो क्रेडिट में ही रहेगा हमेशा। परचेज अकाउंट भी कभी अपनी जगह से नहीं हिलेगा, हमेशा वो भी डेबिट में ही रहेगा। अब जो हमारी नेक्स्ट एंट्री आती है वो है गुड सोल्ड टू हरीश फॉर क्रेडिट। अब यहाँ पर उन्होंने हमें नाम भी दे दिया हरीश और साफ क्लियर भी बोल दिया उन्होंने कि हमने हरीश को जो सामान बेचा है वो उधार में बेचा है। तो अब हम इसकी जर्नल एंट्री क्या पास करें? फिर हमारा वही कंसेप्ट फॉलो होता है कि सेल्स तो हमेशा हमारा क्रेडिट होगा। अब हमारे पास पैसा तो आया नहीं तो हम क्या करें? तो हमें क्या कर देना है, जो भी बंदा हमें आगे जाकर पैसा देने वाला है उसका नाम हम डेबिट में रख दें। डेबिट का मतलब होता है एक तरीके से पकड़ कर रखना। अब मैंने किसी को सामान बेचा है तो मैं उसको ऐसे तो छोड़ नहीं दूंगी जब तक वो मुझे पैसा नहीं देगा, इसलिए मैं उसको डेबिट करके रखूंगी, पकड़ के रखूंगी जब तक कि वो मुझको पेमेंट नहीं कर देता। यहाँ पर मुझे हरीश से पेमेंट रिसीव नहीं हुई है, तो जब तक मुझे उससे पेमेंट रिसीव नहीं हो जाती तब तक मैं उसको डेबिट कर कर रखूंगी। अब मैंने जैसे आपको वहां पर क्रेडिटर बताए थे वैसे ही डेटर्स होते हैं। डेटर्स वो लोग होते हैं जिनसे हमें पैसा लेना होता है। क्रेडिटर्स को पैसा देना होता है और क्रेडिट साइड में लिखाते हैं। डेटर्स से पैसा लेना होता है और डेबिट साइड में लिखाते हैं। डेटर्स हमारे असेट्स हैं और क्रेडिटर्स हमारी लायबिलिटीज हैं। अब जो हमारी नेक्स्ट एंट्री है वो है गुड्स सोल्ड टू वैभव। वैभव को सामान बेचा। अब यहाँ पर ना कैश लिखा है ना यहाँ पर क्रेडिट लिखा है, यहाँ पर सिर्फ उन्होंने हमें नाम दिया है। तो जैसे ही हमें नाम दिखे हमें माइंड में क्लिक हो जाना चाहिए कि ये कौन सा ट्रांजेक्शन होगा, हमारा क्रेडिट का ट्रांजेक्शन होगा। फिर वही चीज़ फॉलो होगी यहाँ पर कि जो सेल्स है हमारी वो हम ऐसे के ऐसे ही लिख देंगे। अब डेबिट में क्योंकि मैंने सामान तो बेचा है पर मेरे पास कैश तो आया नहीं, तो मैं क्या करूं, तो जिस पर्सन से या जिस डेटा से मुझे पैसा लेना है वैभव से, उसका नाम मैं डेबिट में लिख दूंगी। नेक्स्ट एंट्री जो है वो है हमारी परचेज मशीनरी। अभी तक हम सिर्फ गुड्स के लेन देन की बात कर रहे थे, पर अब जो बात है वो है असेट की। मशीनरी, बिल्डिंग, लैंड, ये सब हमारे क्या होते हैं, असेट होते हैं। जब भी हम असेट की एंट्री को पास करते हैं तो परचेज और सेल्स टर्म का यूज नहीं करते हैं। एक चीज़ हम पहले ध्यान रखेंगे कि असेट हमेशा डेबिट बैलेंस होते हैं, मतलब कि अगर आप असेट को खरीद रहे हैं तो वो हमेशा डेबिट साइड में ही आएगा। अब मैं आपको बताऊं कि इसकी जर्नल एंट्री किस तरह से पास होगी, तो आप देखिएगा। मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश। अभी मैंने आपको बताया कि आप असेट को परचेस कर रहे हैं या सेल कर रहे हैं तो परचेज या सेल टर्म का यूज़ नहीं करेंगे। यदि आप कोई असेट खरीद रहे हैं मशीनरी, तो यहाँ पर वो असेट उसी के नाम से ही लिखाएगा। अगर आप मशीन खरीद रहे हैं तो मशीन, फर्नीचर खरीद रहे हैं तो फर्नीचर, लैंड खरीद रहे हैं या बिल्डिंग खरीद रहे हैं तो लैंड या बिल्डिंग लिखा जाएगा। पर यहाँ पर आपको परचेज और सेल का यूज़ नहीं करना है। अब क्योंकि मैंने यहाँ पर मशीन खरीदी है तो मशीन मेरे पास आई है, इसलिए मैंने मशीन को डेबिट कर दिया, और मशीन खरीदने पर मेरे पास से क्या जाएगा, कैश, इसलिए मैंने यहाँ पर कैश अकाउंट को क्रेडिट कर दिया। यहाँ पर मैंने नरेशन लिखकर डेबिट और क्रेडिट साइड में अमाउंट लिख दिया। देन फिर मेरी नेक्स्ट एंट्री है परचेस फर्नीचर फ्रॉम कार्तिक। अच्छा, एक चीज़ और, असेट में भी हो सकता है कि या तो आप इसको कैश में खरीदें या आप इसको क्रेडिट में खरीदें। जैसे यहाँ पे परचेस मशीनरी दे रखा था सिर्फ, तो मैंने यही माना कि मैंने इसको कैश में खरीदा होगा, पर यहाँ पर उन्होंने क्लियर बोल दिया है कि परचेस फर्नीचर फ्रॉम कार्तिक। अब नाम दिख गया भाई, मतलब ये तो हमारा क्रेडिट का ही ट्रांजेक्शन हुआ। तो परचेस फर्नीचर, फर्नीचर भी असेट है इसलिए मैं परचेज नहीं लिखूंगी, और यहाँ पर मैं क्या लिखूंगी, फर्नीचर अकाउंट डेबिट। अब क्योंकि यदि मेरे पास से पैसा जाता तो मैं यहाँ पर कैश लिखती, पर क्योंकि ये एक क्रेडिट ट्रांजेक्शन है इसलिए मैं यहाँ पर मेरे क्रेडिटर का नाम लिखूंगी कार्तिक। तो एंट्री होगी हमारी फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कार्तिक, अमाउंट एंड देन नरेशन। अब फिर हमारी नेक्स्ट एंट्री है सोल्ड मशीनरी। हमने मशीन को बेचा है। अब यहाँ पर भी क्लियर नहीं है कि कैश में बेचा है आपने उसको कि क्रेडिट में बेचा है, तो मैं यही मानूंगी कि इसको मैंने कैश में बेचा है। अब क्योंकि मेरे पास से मशीनरी गई, तो मैं मशीनरी जब आई थी तब तो मैंने उसको डेबिट किया था। अब क्योंकि मेरे पास से मशीनरी गई है तो मैं उसे क्या कर दूंगी, क्रेडिट कर दूंगी। और अगर मशीन गई तो रिटर्न में मेरे पास क्या आएगा, पैसा आएगा, इसलिए मैं कैश को डेबिट कर दूंगी। अब जो हमारा नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है वो एक्सपेंसेस से रिलेटेड है।
पेड सैलरी, पेड वेजेस एंड पेड रेंट। तो हमें उस टाइम नॉमिनल अकाउंट का रूल ध्यान में आ जाना चाहिए कि डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, जो भी आपके एक्सपेंसेस होंगे, जो भी आपके लॉसेस होंगे, उन्हें आपको क्या करना है, डेबिट करना है। तो यहाँ पर सैलरी, वेजेस, रेंट, ये सब क्या होते हैं, आपके एक्सपेंसेस होते हैं, आपके खर्चे होते हैं। तो सैलरी को भी मैं यहाँ पर डेबिट करूँगी और वेजेस को भी मैं यहाँ पर डेबिट करूँगी। दूसरी चीज़, ये जो ट्रांजेक्शन है यहाँ पर पेड वेजेस टू मोहन, यहाँ पर मोहन का नाम दिया, तो आप ये मत सोचना कि जैसे परचेज और सेल्स में कैश क्रेडिट होता है वैसा यहाँ पर भी हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर नाम दे रखा है। सैलरी, वेजेस या कोई भी अदर एक्सपेंसेस होते हैं वो सब कैश में ही पे होते हैं, यहाँ पर क्रेडिट वाला कॉन्सेप्ट लागू नहीं हो सकता। तो आपको सिंपल सैलरी या जो भी कोई एक्सपेंस है उसको डेबिट करना है, और क्योंकि आपके पास से पैसा जा रहा है तो आपको क्रेडिट में टू कैश लिखना है। जैसे यहाँ पर मैंने एंट्री बनाई है, सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश एंड देन वेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश। फिर वही हमने प्रोसेस की है कि दोनों साइड की टोटल लगाकर कैरी फॉरवर्ड किया है इसको नेक्स्ट पेज पे। अब जो हमारा नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है वो है गुड्स रिटर्न टू मोहन एंड गुड्स रिटर्न बाय महेश। अब ये दोनों ही ट्रांजेक्शन है हमारे परचेज रिटर्न के और सेल्स रिटर्न के। जैसे हम ऑनलाइन शॉपिंग भी करते हैं तो कई बार ऐसा होता है कि कुछ सामान हमें पसंद नहीं आता है, डिफेक्टिव निकल जाता है, तो हम उसे रिटर्न कर देते हैं। सेम यही चीज़ हमारे बिजनेस में भी फॉलो होती है कि यदि आपने कोई सामान खरीदा और वो सैंपल के अकॉर्डिंग नहीं है या कुछ डिफेक्ट है उसमें, तो आप उसको रिटर्न कर देंगे और वही चीज़ आपकी परचेज रिटर्न कहलाएगी। या दूसरी चीज़ होती है हमारी सेल्स रिटर्न, आपने किसी को सामान बेचा और उसे सामान पसंद नहीं आया तो उसने फिर आपको आकर उस सामान को रिटर्न कर दिया, तो वो चीज़ आपकी कहलाती है सेल्स रिटर्न। अब परचेज हमेशा डेबिट होती है, तो आपको ध्यान रखना है कि परचेज रिटर्न जस्ट अपोजिट होंगी। परचेज डेबिट तो परचेज रिटर्न हमेशा क्रेडिट होंगी। ऐसे ही कॉन्सेप्ट सेल्स में फॉलो होगा कि सेल्स हमेशा क्रेडिट होती हैं तो सेल्स रिटर्न हमेशा हमारी डेबिट हो जाएंगी। अब यहाँ पर उन्होंने दे रखा है कि गुड्स रिटर्न टू मोहन, तो पहले हम ये देखें कि हमने मोहन से सामान खरीदा भी था कि नहीं। तो बिल्कुल सही बात है, हमने थर्ड ट्रांजेक्शन देखा था जिसमें हमने मोहन से सामान खरीदा था, परचेस किया था, और अब हम उस सामान को वापस कर रहे हैं। मतलब ये किसका ट्रांजेक्शन हो गया, हमारा परचेस रिटर्न का। अभी मैंने आपको बताया कि परचेस रिटर्न जो है वो परचेस की जस्ट अपोजिट होती है। परचेस डेबिट होगा तो परचेस रिटर्न क्रेडिट होगा। यहाँ पर भी मैंने यही किया है कि परचेज रिटर्न को क्रेडिट साइड में लिख दिया है। अब मैं ऊपर क्या लिखूंगी, क्योंकि कैश का तो किसी तरीके से यहाँ पे लेन देन हो नहीं रहा है, सामान आ रहा है बस। तो आपको यहाँ पर उस पर्सन का नाम लिखना है जो आपको सामान रिटर्न कर रहा है। तो यहाँ पर मुझे किसका नाम दिया था, मोहन का, तो यहाँ पर मैं किसका नाम लिख दूंगी, मोहन। ठीक है। अब ऐसे ही हमारा जो नेक्स्ट ट्रांजेक्शन वो है सेल्स रिटर्न का। यहाँ पर उन्होंने लिखा है गुड्स रिटर्न बाय महेश। तो हम पहले ही चेक कर लेते हैं कि हमने महेश को सामान बेचा था या नहीं। तो हम ट्रांजेक्शन देख सकते हैं, हमारा 7th नंबर का ट्रांजेक्शन है गुड्स सोल्ड टू महेश फॉर कैश। मतलब सही बात है, हमने महेश को सामान बेचा था पर उसे पसंद नहीं आया होगा तो उसने हमें रिटर्न कर दिया, कोई बात नहीं। अभी मैंने आपको बताया कि सेल्स क्रेडिट होती है और उसका जस्ट अपोजिट होती है सेल्स रिटर्न। इसका मतलब ये कि सेल्स रिटर्न हमेशा हमारी क्या होंगी, डेबिट होंगी। सेल्स रिटर्न हमने डेबिट कर दिया। और यहाँ पर क्योंकि अभी जैसा मैंने ऊपर वाले ट्रांजेक्शन में आपको बताया कि कैश का किसी तरीके का लेन देन नहीं हुआ है, तो हम यहाँ पर उस पर्सन का नाम लिख देंगे। जैसे कि इसमें महेश का दे रखा है तो मैं यहाँ पर महेश का नाम क्रेडिट में लिख दूंगी। बस इसी तरीके से हम जर्नल एंट्रीज को पास करते हैं। यदि, और एक और चीज़ आप ध्यान रखिएगा कि जर्नल में हमेशा लास्ट में हम ग्रैंड टोटल लगाते हैं। सारे पेजेस की टोटल जो भी होगी वो हमेशा ग्रैंड टोटल कहलाएगी। और जर्नल आप जब भी एंड कर रहे हैं तो आप डबल लाइन ज़रूर ड्रॉ कीजिए। डबल लाइन का मतलब होता है कि हमारा जो पार्ट है वो कंप्लीट हो चुका है। अगर आपको कोई भी डाउट्स हो तो आप कमेंट सेक्शन में करके पूछ सकते हैं, और मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।